नमस्कार आज हम कानून की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलेंगे। जी। कुछ ऐसे प्रावधानों को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर चर्चा में तो रहते हैं, पर शायद हम उनकी बारीकियों को पूरी तरह नहीं समझ पाते। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास ये राज्य के विरुद्ध अपराधों का दंड वाला दस्तावेज है, हाँ। जिसके कुछ अंश है। हाँ, ये अंश असल में भारतीय दंड संहिता की कुछ खास धाराओं से जुड़े हैं, धारा 146 से 150 तक। अच्छा। और इनमें देखिए जबरदस्ती मजदूरी जैसे अपराध भी हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े हैं। और दूसरी तरफ भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे बहुत ही गंभीर अपराध भी शामिल हैं। आज कोशिश यही रहेगी कि इन कानूनी परिभाषाओं के पीछे का तर्क समझें, उनकी गंभीरता को जानें। बिल्कुल। मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि कानून क्या है, बल्कि ये समझना भी है कि ये ऐसा क्यों कहता है। हाँ, और ये धाराएं दिखाती हैं कि कैसे कानून एक तरफ व्यक्तिगत अधिकारों को देखता है और दूसरी तरफ राज्य की सुरक्षा को। इनमें संतुलन बनाने की कोशिश है। सही कहा। और कुछ पहलू तो वाकई काफी सोचने पर मजबूर करते हैं, खासकर जब बात इरादे और तैयारी की आती है। हाँ, वो तो है कि कानून सिर्फ किए गए काम को नहीं बल्कि नीयत को, साजिश को, यहाँ तक कि तैयारी को भी अपराध मान लेता है। जी, ये अपने आप में काफी दिलचस्प है। तो चलिए धारा 146 से शुरू करते। ये थोड़ी अलग है। अलग कैसे? क्योंकि ये सीधे सीधे राज्य के खिलाफ अपराध नहीं है, ये व्यक्ति से जुड़ा है। अच्छा, धारा 146 ये जबरदस्ती मजदूरी है ना, अवैध अनिवार्य श्रम। हाँ। स्रोत कहता है जो कोई भी किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध अवैध रूप से श्रम करने के लिए मजबूर करेगा, उसे सजा होगी। जी, और सजा है 1 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों। ये बुनियादी तौर पर किसी की मर्जी का उल्लंघन है, उसकी आजादी का हनन है। मतलब किसी से गैर कानूनी तरीके से काम नहीं करवा सकते अगर वो नहीं करना चाहता। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है। ठीक है, तो ये धारा व्यक्ति पर केंद्रित है, समझ गया। हाँ। लेकिन अब उन धाराओं पर आते हैं जो सीधे राज्य से जुड़ी हैं, धारा 147 से 150। जी। यहाँ मामला व्यक्तिगत आजादी से कहीं आगे राष्ट्र की सुरक्षा और स्थिरता का हो जाता है ना। बिल्कुल, और यहीं से हमें कानून का एक ज्यादा कह सकते हैं सख्त रवैया दिखता है। धारा 147 शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। धारा 147 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। हाँ, या उसका प्रयास करना या उसके लिए उकसाना, ये सब इसमें शामिल है। युद्ध छेड़ना, ये शब्द ही अपने आप में बहुत भारी हैं। जी। स्रोत के हिसाब से सजा क्या है इसके लिए? सजा बहुत ज्यादा कठोर है, मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास। ओह। और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये भारतीय कानून की सबसे गंभीर सजाओं में से है। ये दिखाता है कि राज्य अपने अस्तित्व पर किसी भी सीधे हमले को कितनी गंभीरता से लेता है। बिल्कुल। स्रोत में एक उदाहरण भी दिया है शायद। हाँ है, कहता है कि ए नाम का व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह में शामिल होता है, तो ए ने ये अपराध किया है। हाँ, ये एकदम सीधा उदाहरण है, हथियार उठाना, सरकार के खिलाफ लड़ना। संगठित हिंसा जिसका मकसद सरकार को हटाना हो। जी, वो सीधे सीधे युद्ध छेड़ने की परिभाषा में आ जाएगा। लेकिन जैसा आपने कहा, कानून यही नहीं रुकता। नहीं, अगर युद्ध छेड़ना सबसे गंभीर अपराध है, तो सवाल यह है कि क्या सिर्फ उसकी योजना बनाना या उसकी तैयारी करना, क्या वो भी अपराध है? अच्छा, और यहीं पर अगली धाराएं आती हैं, 148 और 149। बिल्कुल, धारा 148 पहले, ये षड्यंत्र यानी साजिश से जुड़ी है। भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश? हाँ, धारा 148 दो तरह की साजिशों की बात करती है। पहली तो वही धारा 147 वाला अपराध, यानी युद्ध छेड़ने की साजिश, चाहे भारत में हो या बाहर। हाँ, कहीं भी रची जाए। और दूसरी है केंद्र या राज्य सरकार को आपराधिक बल से या उसके प्रदर्शन से डराने धमकाने, आतंकित करने की साजिश हो सकती है, और जुर्माना भी 10 साल तक। ठीक है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प हिस्सा है इसका स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन जिसे कहते हैं। स्पष्टीकरण, उसमें क्या है ऐसा? स्पष्टीकरण कहता है कि इस धारा के तहत, धारा 148 में, साजिश का अपराध मानने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उस साजिश के तहत कोई काम किया गया हो। क्या मतलब? कोई काम हुआ ही नहीं? हाँ, या कोई अवैध चूक हुई हो, ये भी जरूरी नहीं। सिर्फ 2 या ज्यादा लोगों का मिलकर ऐसी कोई योजना बनाना और उस पर सहमत हो जाना, बस इतना ही काफी है। अरे, ये तो कमाल है। अगर कुछ लोग बस एक बंद कमरे में बैठकर बात करते हैं, योजना बनाते हैं कि सरकार के खिलाफ कुछ करेंगे, युद्ध छेड़ेंगे या डराएंगे, और उस पर सहमत हो जाते हैं। हाँ, सहमत हो जाते हैं,
और बाहर निकलकर एक पत्थर भी नहीं फेंकते, तब भी उन्हें सजा हो सकती है। बिल्कुल, यही तो इस कानून का एक बहुत शक्तिशाली पहलू है। ये दिखाता है कि राज्य जो संभावित खतरे हैं उन्हें जड़ से ही पकड़ना चाहता है। सिर्फ इरादा और आपसी सहमति अगर वो राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं, तो उसे भी गंभीर अपराध माना गया है। सोचिए, साजिश साबित करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन कानून इसे इतना खतरनाक मानता है कि वो किसी ठोस कदम उठाए जाने का इंतजार नहीं करता। ये वाकई सोचने वाली बात है। कानून इरादे को कितनी गहराई तक देख रहा है। जी, तो ये हुई धारा 148 साजिश। इसके बाद है धारा 149, ये तैयारी से संबंधित है। सही पकड़ा। धारा 149 उन लोगों पर लागू होती है जो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से तैयारी करते हैं। तैयारी मतलब क्या शामिल है इसमें? इसमें जैसे पुरुषों को मतलब लड़ाकों को इकट्ठा करना, हथियार या गोला बारूद जमा करना या किसी भी और तरीके से युद्ध की तैयारी करना। अच्छा, तो यहाँ सिर्फ योजना या सहमति नहीं है, यहाँ तैयारी के कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ, जैसे हथियार जमा करना, ये साजिश से एक कदम आगे है। यहाँ इरादा तो है ही, साथ में उस इरादे को हकीकत बनाने की दिशा में काम भी शुरू हो गया है। संसाधन जुटाए जा रहे हैं, भले ही हमला अभी दूर हो। और इसके लिए सजा भी धारा 148 के बराबर ही है, आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना। तो कानून ने अपराध के अलग अलग चरण बना दिए हैं। असल युद्ध छेड़ना 147, उसकी साजिश रचना 148 और अब उसकी तैयारी करना 149। बिल्कुल, और हर चरण अपने आप में एक गंभीर अपराध है। ये एक तरह से राज्य का आत्मरक्षा तंत्र हुआ, कानूनी तौर पर। हाँ, कह सकते हैं। राज्य असल हमले का इंतजार नहीं कर सकता, उसकी नजर में हमले की तैयारी करना भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। हथियार जमा करना, लड़ाके भर्ती करना, ये सब तो राज्य की स्थिरता के लिए सीधे खतरे हैं। जी, और कानून इन्हें इसी नजरिए से देखता है। ये तर्कसंगत लगता है, खासकर राज्य की सुरक्षा के नजरिए से। अब इस कड़ी की आखिरी धारा 150 पर आते हैं। ये किस बारे में है? धारा 150 थोड़ी और सूक्ष्म है। ये युद्ध छेड़ने की योजना को छिपाने से जुड़ी है। छिपाना मतलब अगर किसी व्यक्ति को ऐसी किसी योजना के अस्तित्व के बारे में पता है और वो जानबूझकर उसे छिपाता है। कैसे छिपाता है? किसी काम से, जैसे मान लीजिए गलत जानकारी देकर, या किसी अवैध चूक द्वारा, मतलब जानकारी होते हुए भी अधिकारियों को न बताकर। अच्छा। और स्रोत कहता है कि अगर ये छिपाना इस इरादे से किया गया है कि युद्ध छेड़ने में सुविधा हो, या ये जानते हुए किया गया है कि ऐसा करने से योजना को मदद मिल सकती है, तो उसे सजा हो सकती है। कितनी सजा इसके लिए? 10 साल तक की कैद और जुर्माना। 10 साल? हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये व्यक्ति शायद सीधे तौर पर साजिश या तैयारी में शामिल न हो, लेकिन उसे योजना का पता है और वो उसे सफल बनाने में या कम से कम उसे रोकने में बाधा न डालकर एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहा है। तो मतलब चुप रहना या जानकारी को दबाना भी अपराध बन सकता है, अगर उससे राज्य के खिलाफ इतने बड़े अपराध में मदद मिलने की संभावना हो। हाँ, अगर छिपाने का इरादा योजना को आसान बनाना है या कम से कम ये पता है कि छिपाने से ऐसा हो सकता है। अच्छा। ये दिखाता है कि कानून सिर्फ सक्रिय भागीदारी को ही नहीं देखता, कभी कभी निष्क्रियता या जानबूझकर नजरअंदाज करना भी गंभीर माना जा सकता है जब मामला राष्ट्र की सुरक्षा का हो। ये एक तरह की जिम्मेदारी तय करता है। बिल्कुल, कि अगर आपको इतने संगीन अपराध की योजना का पता चलता है तो आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते। तो अगर हम इन सभी धाराओं को मतलब 1470 से 150 तक एक साथ देखें जी, तो एक पूरी तस्वीर सी बनती है। कानून सिर्फ आखिरी घटना यानी युद्ध को नहीं देख रहा, नहीं, बल्कि उस तक ले जाने वाले हर कदम को देख रहा है। साजिश, तैयारी और यहां तक कि जानकारी छिपाना भी, इन सब को नियंत्रित करने और दंडित करने की कोशिश है। बिल्कुल सही कहा। ये एक मल्टी लेयर सुरक्षा तंत्र जैसा है। धारा 147 सबसे ऊपर है, चरम अपराध, लेकिन 148, 149 और 150 उससे पहले के चरणों को अपराध बनाकर रोकने की कोशिश करते हैं। हाँ, राज्य को अस्थिर करने के प्रयासों को बहुत पहले ही रोकने का प्रयास करते हैं। और हर चरण के लिए जो गंभीर सजाएं हैं वो दिखाती हैं कि कानून इन शुरुआती कदमों को भी हल्के में नहीं लेता। ये समझना वाकई जरूरी है। एक तरफ हमने देखी धारा 146 जो व्यक्ति की आजादी और गरिमा की बात करती है, जी, और दूसरी तरफ
ये धाराएं हैं जो दिखाती हैं कि राज्य अपनी सुरक्षा और स्थिरता को कितना ऊपर रखता है। और ये संघर्ष अक्सर कानूनों में दिखता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम राज्य सुरक्षा, ये तनाव हमेशा रहता है। हाँ, इन धाराओं में, खासकर 148 में, जहां बिना किसी ठोस कार्रवाई के भी सजा हो सकती है, ये तनाव और ज्यादा साफ दिखता है। वही बात। कानून मानता है कि कुछ इरादे और समझौते इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें पनपने से पहले ही रोकना जरूरी है। हाँ, धारा 148 का वो स्पष्टीकरण कि साजिश के लिए किसी काम का होना जरूरी नहीं, ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और विचार करने लायक बिंदु है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कानून सोच और सहमति को भी कितना वजन देता है जब वो राज्य के खिलाफ हो। हाँ, ये कानून के निवारक मतलब प्रिवेंटिव पहलू को दिखाता है। राज्य सिर्फ अपराध होने के बाद सजा नहीं देना चाहता, बल्कि उसे होने से पहले रोकना चाहता है। जी। और इसके लिए वो इरादे, साजिश और तैयारी को भी दंडनीय बनाता है। तो कुल मिलाकर इन अंशों से हमें ये समझ मिलती है कि भारतीय कानून राज्य की सुरक्षा को कितनी ज्यादा प्राथमिकता देता है। हाँ, और इसके लिए अपराध के अलग अलग चरणों को, मतलब योजना से लेकर तैयारी और फिर असल कार्रवाई तक, सबको परिभाषित करता है और गंभीर दंड भी तय करता है। बिल्कुल। धारा 146 हमें याद दिलाती है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी अहम है, लेकिन राज्य के खिलाफ अपराधों के मामले में कानून का रुख बेहद कड़ा है। हाँ, और ये साफ है कि इन कानूनों का मकसद राज्य की अखंडता और स्थिरता बनाए रखना है। जी, और दंडों की गंभीरता, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 10 साल तक की कैद, ये सब इसी उद्देश्य को दिखाते हैं।